नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। बात करेंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कई तरह की लोक लुभान घोषणाएं और मुफ्त की योजनाओं का लाभ देने के वादे किए जा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी अब संकल्प पत्र भाग 2 देकर आ गई है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है और इसे 3 भागों में जारी करने की बात भी कही है। अपने इस संकल्प पत्र पार्ट 2 में बीजेपी ने कहा है कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को 15,000 रुपए देगी। दिल्ली में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त रहेगी। सरकार शिक्षक संस्थाओं में मुफ्त शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए की मदद, ऑटो टैक्सी वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा भी कई घोषणाएं की गई है। शुक्रवार 17 जनवरी को बीजेपी इसका पहला भाग लेकर आई थी। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे जारी किया था। उस समय जेपी नड्डा ने कहा था कि सत्ता में आने पर मंत्रिमंडल की पहली बैठक में महिला समृद्धि योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पार्टी ने जो कहा है वही किया है और जो नहीं कहा उसे भी करके दिखाया है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा था कि सत्ता में आने पर बीजेपी दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देगी। आज के संकल्प पत्र से एकदम साफ है कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी को ही फॉलो कर रही है और इस दौरान लगातार 2 बार से दिल्ली पर राज कर रही आम आदमी पार्टी ने जनता को मुफ्त में सुविधाएं देने का काम किया है। पहले तो बीजेपी मुफ्त की सुविधा की आलोचना करती रही है, पर अब बीजेपी को लगता है कि कुछ ऐसे ही नहीं किया तो उसे वोट नहीं मिलेगा। तो वहीं बीजेपी ने अपने पार्ट 1 संकल्प पत्र में महिलाओं, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाएं, गरीब लोगों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए बड़े बड़े वादे कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी की लोक लुभानी घोषणाएं उसे सत्ता दिलाने में मददगार साबित होगी? क्या केवल सत्ता पाने के लिए ही बीजेपी लुभानी घोषणाएं कर रही है? ये बड़े सवाल है और जिसका जवाब आज हम लेंगे। लेकिन बीजेपी को महिलाओं, गरीबों और युवाओं की चिंता अब क्यों हो रही है? इससे पहले क्यों नहीं थी? क्या आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की सुविधाएं देकर राजनीति में एक नए तुष्टीकरण की परंपरा शुरू कर दी? क्या आवश्यकता से अधिक मुफ्त की सुविधाएं जनता और देश के लिए घातक नहीं है? क्या सरकारें जनता को रुपए और मुफ्त की सुविधा देकर ठग रही है? जनता को रुपए बांट दिया जाएगा तो विकास कार्यों पर खर्च कैसे होगा? ये बड़े सवाल है जिसका जवाब लेंगे। सरकार का खजाना कहां से भरेगा? इसकी चिंता कौन करेगा? ऑटो वालों के लिए दुर्घटना बीमा, प्राइमरी से पीजी तक शिक्षा फ्री, सफाई कर्मियों के लिए बीमा योजना, ये तमाम वादे बीजेपी करती हुई तो नजर आई है। लेकिन लगातार इन बड़ी बातों के साथ ये भी बहुत अहम है कि इन योजनाओं को धरातल पर बीजेपी कैसे लागू करेगी। लेकिन इसके लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ खेमचंद्र शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद है, नरेंद्र शर्मा प्रवक्ता आपके मौजूद है और साथ ही अमित तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस के लगातार मेरे साथ मौजूद है। लेकिन मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा के पास आना चाहूंगी। पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा सवाल खेमचंद्र जी आपसे बस यही है कि इन तमाम वादे तो आप कर रहे हैं कि हम स्वास्थ्य, यातायात की समस्या को दूर कर देंगे और हम जो घोटाले हैं उसकी जांच पड़ताल करवाएंगे। हम 10 साल में दिल्ली में कई घोटाले जो हुए हैं उसकी लगातार जांच पड़ताल कराते हुए नजर आएंगे। 1,147 यूनिवर्सिटी खोल देंगे, जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दिलवाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चल रही थी और जिस पर आप पहले सवाल उठा रहे थे और आप आज उसी रास्ते पर चलने को मजबूर हैं? मैम के फोन से कर लो छोटू। आवाज आ रही है आपको? नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल बताएं। देखिए, हमारे और उनके वायदों में बहुत बड़ा फर्क है। वो शुरू से देते हैं, 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे बात नहीं करते। 10 साल में क्यों नहीं दिया? वो 10 साल के बाद कह रहे हैं कि हम 2,100 रुपए देंगे, हम 18,000 रुपए देंगे, हम
ऑटो वालों के बच्चों को सपोर्ट करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हम सभी स्टूडेंट्स के लिए 50% छूट मेट्रो में देंगे या बसों में भी लड़कों को, जो लड़के स्टूडेंट हैं उनको छूट देंगे। तो आप ये बताएं अभी तक क्यों नहीं किया? 11 साल तक आप दिल्ली में रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्लान करती है, रोड मैप बनाती है और मोदी जी की गारंटी देती है। जो मोदी जी की गारंटी देती है तो 100% डिलीवर होते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल देने का काम मोदी जी ने किया है, वो मिल रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान, जिनके पास झोपड़ियां भी नहीं थी, उनको पक्के मकान देने का मोदी जी ने किया, वो गारंटी डिलीवर हुई है। और दिल्ली में भी लगभग 5,000 लोगों को हम पक्के मकान दे चुके हैं और आने वाले समय में सारे झुग्गी वालों को पक्के मकान देंगे, वो मोदी जी ने गारंटी दी है। और जब नड्डा जी कहते हैं कि 2500 रुपए हर महिला को देंगे, तो हम वैसे ही देंगे जैसे महाराष्ट्र में देके दिखा रहे हैं, और वैसे ही देंगे जैसे हम मध्य प्रदेश में देके दिखा रहे हैं, और वैसे ही देंगे जैसे हम हरियाणा में देके दिखा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी आज तक 3 साल से ज्यादा हो गए, पंजाब में 1 रुपया नहीं दे पाए। दिल्ली में भी दे सकते थे, दिल्ली में भी इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम SC/ST वर्ग के युवाओं को 1,000 रुपए स्टाइपेंड देंगे, तो हम दे सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इंडस्ट्री में ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलाएंगे, 5,000 रुपए देंगे, तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हम दे के दिखा रहे हैं। आज जो अनुराग जी ने घोषणा की है, तो ये पता है कि हम जो ऑटो और जो टैक्सी वालों की जो समस्याएं हैं, हम उनकी समस्या शिक्षा से मुक्त कर देंगे, उनको एम्पावर कर देंगे। और उनके लिए एक बोर्ड बनेगा, जनता गांधी बोर्ड, वो उनकी समस्याओं को सुनेगा। क्योंकि आज बहुत सारे एप्स आ गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से जो हमारे टैक्सी वाले हैं या ऑटो वाले हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई प्रॉपरली नहीं हो पाती। उनको कस्टमर केयर पे जाना पड़ रहा है या इधर उधर धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो वो जो बोर्ड है वो उनकी सुनेगा। इसके साथ साथ उनको दुर्घटना बीमा मिलेगा, उनको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिवार वालों को एक अप्रोप्रिएट फंड, एक अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिलेगी। उनको जो गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है वो भी सब्सिडाइज होगा। तो ये घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय अनुराग जी के माध्यम से की है। तो जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातें करती है, तो उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है, उसमें एक विश्वास दिखता है। लेकिन सर सवाल ये भी तो है, कहीं ना कहीं आप जो संकल्प पत्र पार्ट 2 लेके आए हैं, इतने सारे बातें आपने कह दी इस पार्ट 2 के दौरान, इतने सारे वादे आपने कर दिए, लेकिन कैसे इसको जमीन पर कैसे लेके आएंगे सर? क्या पैसे कहां से आएंगे इसके लिए? पैसे आएंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो लीकेज रोकेगी। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में जो उनकी शराब की पॉलिसी थी, उसमें लगभग 2027 करोड़ का जो उन्होंने घोटाला किया, टैक्स पेयर को नुकसान पहुंचाया, वो नुकसान की लीकेज हम रोकेंगे। जो डिस्कॉम कंपनियों के साथ मिलकर ये जो घोटाला करते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं, उसको हम कंट्रोल करेंगे। जल बोर्ड के पानी को ये टैंकर माफिया को बेच देते हैं, हम उसको रोकेंगे। जो 5 लाख का कमरा 35 लाख का इन्होंने दिल्ली में बनाया, जो बड़ा घोटाला किया, हम उसको रोकेंगे। ये खराब रोड को दिल्ली में बनाते नहीं, सही सड़क को तोड़ देते हैं और उसमें जो करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं उसको रोकेंगे। तो हम लीकेज को रोकेंगे, हम ऑडिट कराएंगे, हम जहाँ लूट है हम लूट को रोकेंगे, इफेक्टिवनेस बढ़ाएंगे। दूसरा, जो डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली के भी रिसोर्स होंगे और केंद्र के द्वारा एडिशनल रिसोर्स मिलेंगे, कॉपरेशन में काम होगा, एक दूसरे के सपोर्ट में काम होगा। जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तो फंड की कोई कमी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जब कह रही है तो फिर हम लोगों ने सोच लिया है किस तरीके से हम फंड मोबिलाइज करेंगे। चलिए, हमारे साथ नरेश शर्मा भी प्रवक्ता आपके जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। नरेश जी, लगातार पार्ट 2 का अगर मैं जिक्र करूं, संकल्प पत्र पार्ट 2, इसमें लगातार ये कहा गया है कि हम सरकारी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, हम दिल्ली वालों को बेहतर आज और बेहतर कल देने की कोशिश करेंगे। तमाम वादे लगातार बीजेपी पार्ट 2 के द्वारा कहती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इन वादों को बीजेपी पूरा करेगी और इस वादों को लेकर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? जी, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। आपने कहा ये पार्ट 2, इनकी एक फ्लॉप फिल्म है, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगी, जिसका फ्लॉप का रीजन भी आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनकी मूवी हर बार फ्लॉप करी है। और जो मूवी जो लेके आ रहे हैं अपनी, वो कॉपी पेस्ट मूवी लेके आ रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी की मूवी जो दिल्ली ने देखी और दिल्ली की जनता ने जो सुविधाएं ली, उसी को कॉपी पेस्ट करके इनके माननीय मोदी जी, जिनके नाम पे ये कहते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, और मोदी जी मंच से कहते थे कि ये फ्री की रेवड़ी। हम तो कहते हैं कि अभी संक्रांत गई, मकर संक्रांति गई है, लोहड़ी गई है,
हमने वो दिल्ली की जनता को जो लोहड़ी का स्वाद, उन रेवड़ियों का स्वाद चखाया, आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी स्वाद को चखना चाह रही है। और क्यों ना चखे, हम तो चाहते हैं कि पूरा देश इस रेवड़ियों का स्वाद चखे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा करके दिखाया जो आज तक इस देश के अंदर कोई नहीं कर पाया। क्या शिक्षा के अंदर सुधार नहीं हो सकता था? हमने करके दिखाया शिक्षा के अंदर सुधार। आपने देखिए, उसका मैं आंकड़ा बताता हूँ। शिक्षा के अंदर इनकी सरकार है, गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, हरियाणा के अंदर इनकी सरकार है, बिहार के अंदर इनकी सरकार है, तमिलनाडु के अंदर, मैं बताऊं शिक्षा के अंदर 21% जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर खर्च करती है, और गुजरात के अंदर 13.6% ये लोग करते हैं, हरियाणा के अंदर 4.5% है, बिहार के अंदर 6.1% है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के ऊपर देखिए कि 12% दिल्ली की सरकार खर्च करती है, गुजरात के अंदर 5.9 खर्च करती है, हरियाणा के अंदर 4.5 है, 6.1 बिहार के अंदर है। ये सरकारी आंकड़े, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। सकल वित्तीय घाटा आप देखिए कि 0.7% है सिर्फ दिल्ली का, और गुजरात का 1.7, जहां माननीय मोदी जी आते थे, बहुत बड़े बड़े वादे, जिसके अंदर मुख्यमंत्री रहे, आज प्रधानमंत्री हैं। और हरियाणा के अंदर 2.8% जहां इनकी सरकार है, बिहार के अंदर इनकी सरकार है 8.9%। बकाया देनदारी सुन लीजिए, 2% बकाया देनदारी है हरियाणा के, वो दिल्ली के अंदर। गुजरात के अंदर 18% बकाया देनदारी है, और हरियाणा के अंदर 30% है, बिहार के अंदर 37% है। ये इनकी सरकारें चल रही हैं। प्रति व्यक्ति बिजली उपभोक्ता और औसत गरीबी देख लीजिए कि 3.4% जो है दिल्ली के अंदर है, गुजरात के अंदर 11.73% है, हरियाणा के अंदर 7.10% है, बिहार के अंदर 53.80। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन रेवड़ी कल्चर जो है ये शुरू भी तो आप लोगों ने ही किया है। लगातार मुफ्त की रेवड़ी बांटना और इस कल्चर की शुरुआत तो आप लोगों ने ही की है। हालांकि अब बीजेपी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन ये कल्चर की शुरुआत भी तो आप लोगों ने ही की है। सुनिए, हम तो चाहते हैं ना, ये रेवड़ियां अगर मिल रही है जनता को, जनता के भले के लिए, जो पहले आपका टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा, अगर ये जो देश की सबसे बड़ी अमीर पार्टी कहलाती है, देश के सबसे अमीर सांसद इनके पास है, देश के कभी भी देख लीजिए आप, जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं सबसे अमीर सांसद इनके होते हैं, सबसे लिस्ट में बड़े बड़े नाम आते हैं। क्या वो अमीर ऐसे बन गए? वो जनता का पैसा नहीं था? इस जनता के पैसे से ये लोग बिजली फ्री लेते हैं, जनता के पैसे से ये गाड़ियों में घूमते हैं। क्या वो जनता का पैसा अगर फ्री में हम दे रहे हैं कि उस जनता के घूमते, जनता तक मिलना? सर, आप नहीं घूमते। अरविंद केजरीवाल की अगर मैं घर की बात करूं तो अगर बुरा नहीं होगा, कहीं ना कहीं उस बंगले में तमाम इंतजाम जो किए गए थे, और गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो क्या आप नहीं घूमते? आप भी तो घूमते हैं सर। हम घूमने के लिए क्या बोला मैंने? आप उसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल नहीं, उसका फैक्ट देता हूँ आपको। देश की राजधानी में बैठे अरविंद केजरीवाल जी, और जिसका सपना माननीय मोदी जी भी ढूंढ रहे हैं कि मैं भी एक बार दिल्ली के फतेह कर लूं। लेकिन वो आज तक कहते हैं ना कि जैसे मुगल जो थे और भी बहुत सारे राजा महाराजा हुए, दिल्ली फतेह करने के लिए आते थे लेकिन विफल रहे, और कहीं ना कहीं उनकी विफलता का रीजन यही रहा। तो इसी के अंदर ये जो आपने कहा कि देश के ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, बड़े बड़े देशों के जितने भी लोग आते हैं, और जो अगर आपने देखा कि यूएस के जो पिछली बार प्रेसिडेंट की वाइफ जो थी वो भी आई थी, तो दिल्ली में स्कूल घूमने के लिए, और माने अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर, क्या आप उस घर के अंदर किसी के पास मिलने के लिए आ रहा है तो उसके अंदर आप जो टॉयलेट की बात करते थे, गोल्ड जो ये टॉयलेट है, अरे मोदी जी के टॉयलेट तो रोड पे नहीं मिल रहे हैं। जहाँ पार्क के लिए मैं कहता हूँ रोड के ऊपर चले जाइए बेचारा टॉयलेट करने के लिए, कहीं उसको जो मोदी जी ने इतना घोटाला कर दिया, इतने करोड़ों रुपए कहते हैं स्वच्छ भारत के ऊपर, आपने पता? अच्छा नरेश जी, बीजेपी ये भी कह रही है कि जो भी घोटाले हुए हैं उसके जांच करवाया जाएगा। चलिए, इसका मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन मुझे अमित तिवारी के पास भी आना होगा। लगातार हमारे साथ बने हुए प्रवक्ता है कांग्रेस के। अमित जी, जिस तरीके से बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 आपने भी सुना होगा, इस दौरान महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए चिंता जाहिर करती हुई बीजेपी नजर आई, और साथ ही इस दौरान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो सुविधाएं देकर राजनीति में एक नई तुष्टीकरण की परंपरा जो शुरू की थी, उसी राह पर अब बीजेपी भी चलती हुई लगातार नजर आई। क्या कहेंगे आप पार्ट 2 को लेकर? देखिए, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वह एक झूठ का सजाया हुआ पुलिंदा है, और हम इस बेसिस पे इस बात को कह रहे हैं कि जब राजस्थान का चुनाव होता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ का चुनाव होता है, वहां भी तो उनका एक वादा होता है ना कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो होली दिवाली फ्री मिलने के लिए सिलेंडर देने की बात होती है। तो क्या वो पूरा हुआ है क्या? सरकार को जनता ने वहां भी उनकी चुन ली, उन्होंने पूरा नहीं किया।
जब बात आती है रोजगार को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मुद्दे पर सिर्फ सगुफा छोड़ती है। वो बताएं कि प्रधानमंत्री जो 2014 में वादा करके आए थे देश के साथ, तो देश में दिल्ली भी शामिल था, उत्तर प्रदेश भी शामिल था, मध्य प्रदेश भी शामिल था, देश का हर राज्य शामिल था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जब अपनी इन घोषणा पत्रों को जारी करती और कहती है, तो दिल्ली के विषय में आम आदमी पार्टी पहले इस बात को स्पष्ट करे कि विगत 10 वर्षों से वह शासन कर रही है, दिल्ली के सत्ता संभालते। उन्होंने 1 पौवा के बदला 1 पौवा की जो स्कीम चलाई, उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें जो भ्रष्टाचार किया, वो शिक्षा की जब बात करते हैं तो मैं ऑफिशियल बात आपको बता रहा हूँ कि 80% स्कूल वही है जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बनवाए स्कूल है। 20% भी ये नए स्कूलों का निर्माण नहीं करा सके। आज भी ऐसी माध्यमिक शिक्षा को लेकर के ऐसी आरटीआई के तहत जो सूचनाएं मिली उनमें है कि 76% ऑफ द पोस्ट जो वैकेंट हैं उनको भरने के लिए सरकार ने कोई प्लान नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो उनसे महिला कहती है आपने कुछ भी नहीं किया, और बाउंसर उनको हटा देता है। तो ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचार तंत्र के माध्यम से झूठ का एक गुब्बारा भरा है, और झूठ के गुब्बारे से जनता बहुत परेशान है। इस 10 वर्षों के शासनकाल में जिधर दिल्ली की जनता ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पर असीम प्रेम और स्नेह बरसाया, जबकि 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी को राज्य की सत्ता सौंपी। ये दोनों पार्टियां दिल्ली को सुव्यवस्था देने में, दिल्ली के लोगों की आम जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कोई काम नहीं कर सकी, ये विफल रही। इस बार कांग्रेस पार्टी को भले ही पिछले 2 चुनाव में मैंडेट नहीं मिला, हम इस बात को मानते हैं। सर, अगर आप सफल रहे, ठीक है, आप बीजेपी पर तमाम आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप सफल रहे हैं? अगर आप सफल रहे तो आपकी वापसी क्यों नहीं हुई? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप आज दिल्ली के विकास कार्यों में अगर आप कहीं पर भी बानगी देखेंगे तो उसमें झलक दिखती है कांग्रेस पार्टी के शासन, शीला दीक्षित जी के शासनकाल की किए गए विकास कार्यों के। अब दिल्ली में मेट्रो से लेकर के जितने भी प्रोजेक्ट में देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल जी है ना जो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में सरल स्वभाव से रहने वाली स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बारे में क्या आप बातें नहीं करते थे। वो कितनी गाड़ियों के काफिले के साथ चलती थी, तब टिकट भी पड़िया करते थे। आज अपनी 17 गाड़ियों के काफिले के साथ अरविंद केजरीवाल जी चलते, तब उनको राजनीतिक सुचिता नहीं दिखती। जब लेकिन आपको नहीं लगता कांग्रेस कंफ्यूज अभी भी बहुत है? आपको नहीं लगता सर कि कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है? आपको मैं एक जिक्र कर देती हूं, राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले थे, डोर टू डोर कैंपेन करने वाले थे संदीप दीक्षित के लिए, हालांकि अब वो नहीं करने वाले हैं। और जिस तरीके से अब संदीप दीक्षित को लेकर लगातार जो स्थिति बनी हुई है, लग नहीं रहा आपको जो कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है? चुनाव तो सर पे है सर। राहुल गांधी जी की पदयात्रा का या किसी भी मूवमेंट का सर्कुलर जारी हुआ था क्या? नहीं ना। तो मीडिया में चलाई गई और इन पक्षियों के द्वारा चलाई गई बातों को अगर हम राजनीतिक आधार बना लेंगे तो शायद हम न्याय नहीं कर पाएंगे राजनीति का। हम बयान करते, हम प्यारी दीदी योजना की बात करते, और अब इस आधार पे कहते हैं कि हमारी हिमाचल में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हम सब जगह दे रहे हैं। हमारी राजस्थान में जो सरकार थी, हमने चिरंजीवी योजना लागू की थी स्वास्थ्य के लिए, 25 लाख तक का फ्री इलाज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाई, देखिए उसका बजट रोक दिया उन्होंने। हम बात करते हैं कि फ्री बिजली देंगे, हम फ्री पानी देंगे, कि वही तो दिल्ली की सरकार है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, जो मई जून के महीने में जब लोग सड़क पर प्यासे घूम रहे थे, ठिठुर रहे थे, बेहाल थे, तब ये दोनों पार्टियां नूरा फुक्की में लगी हुई थी एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जबकि उस समय इनकी जिम्मेदारी ये थी कि पानी का इंतजाम करते, लेकिन न केंद्र ने किया न राज्य ने किया। तो हम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम जिन मुद्दों को लेकर के इस 10 वर्षों के जो कुशासन में जो जनता में असंतोष व्याप्त है, उससे हमें अपार समर्थन मिल रहा है। हम उस चीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और हमारी सरकार आने के बाद हम उन सभी पहलुओं पर, उन सभी विषयों पर जनता के साथ पूर्ण जिम्मेदारी के साथ खड़े रहेंगे। सर लेकिन कैसे? मेरा सवाल बस यही है, कैसे आप कैसे खड़े होंगे? शीला दीक्षित के बाद मुझे नहीं लगता कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है दिल्ली को लेकर, और अब जिस तरीके से आपने शीला दीक्षित को कहीं ना कहीं उनके बेटे को खड़े करते हुए नजर आए, क्या लगता है आपको कैच कर पाएगी कांग्रेस को? मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी हम जिक्र करते हैं डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, राजनीति के क्रम में, देखिए एक राजनीतिक हार जीत एक अलग विषय हो सकती है। हम इस बात को स्वीकारते हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें 2 बार से आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन वो भी तो दिल्ली की जनता का आशीर्वाद था, हमने स्वीकार किया। लेकिन हम लोकतांत्रिक दल होने के नाते, एक राष्ट्रीय दल होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। जब भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने
एक पौवा के बदले एक पौवा की स्कीम चलाई, तब भी हमने सबसे पहले एफआईआर कराई। हम अपने मूल्यों से जनता की सेवा को नहीं छोड़ सकते। राजनीति हमारे लिए एक सेवा का माध्यम है, उसका जो भी जनता का आदेश होगा वो हमें स्वीकार्य, दो चुनाव में भी रहा है, जी हमने एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन चलिए मेरे पास मुझे खेमचंद शर्मा के पास भी जाना पड़ेगा। सर देखिए, योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में जो एंट्री हो रही है लगातार, पहले हमने देखा हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा योगी आदित्यनाथ जब प्रचार करने आए थे तो एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला था। अब योगी आदित्यनाथ की जब दिल्ली में एंट्री होगी तो उस समय क्या फायदा हो सकता है बीजेपी को? क्या लगता है आपको, किस तरीके का फायदा लेती हुई बीजेपी इस दौरान नजर आएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, तो लोग विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने केंद्र में डिलीवर किया, उन्होंने सुगुफे नहीं दिए, केजरीवाल जी ने सुगुफे दिए। हर तरीके से उन्होंने पर्सनल लाइफ में भी और जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सब में सुगुफे दिए। योगी जी जब कहते हैं कि मैं लॉयरों को बेटर करूंगा, योगी जी जब कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, तो वो दिखता है, तो लोग उनको सुनते हैं। जब सुनते हैं तो उनसे कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं तो भाजपा। तो इससे तो ये साफ है सर, जो योगी आदित्यनाथ जब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जब दिखे थे, उसके बाद दिल्ली में जिस तरीके से उनकी एंट्री हो रही है, तो बीजेपी के पास और कोई चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही है। नहीं, भाजपा के पास बहुत चेहरे। देखिए, हमारा संकल्प पत्र वन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी किया। आज हमारे युवा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब ने आज पत्र, संकल्प पत्र का वर्जन 2 वो जारी किया है। हमारे यहाँ पे पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी जी वो काम कर रही हैं, बहुत सारे हमारे मंत्री वो काम कर रहे हैं। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, हम कैटोविस्ट पार्टी हैं। अच्छा, नरेश शर्मा क्या कहेंगे इसमें? नरेश शर्मा को सुन लेते हैं एक बार, क्या कहेंगे आप? अच्छा, योगी की एंट्री से पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया और काउंटर करने की कोशिश शुरू कर दी, क्या डर का माहौल है क्या सर? नहीं, डर का माहौल आम आदमी पार्टी कभी डरती नहीं है। जब मोदी जी के इन प्रताड़ित जो जेल के अंदर भेजने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, हमारे माननीय सिसोदिया जी, हमारी पार्टी डरती नहीं है। जो डरते हैं वो कभी देश की राजनीति नहीं करते। और डरने के लिए आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी जिस भी पार्टी को डराती है, धमकाती है, उसकी पार्टी सरकार गिरा देती है। जैसे कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई, ऐसे ही राजस्थान के अंदर पहले सरकार गिराने की कोशिश करी थी, कर्नाटक के अंदर सरकार गिराई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं गिरा पाई है। और ये बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हमने ये डिलीवर किया। डिलीवर करने का मतलब ये होता है, अरविंद केजरीवाल जी ने डिलीवर जो किया है वो आप नहीं कर सकते। आपने कहा कि क्या किया 10 साल के अंदर, 10 साल लेकिन के अंदर। सर, अगर डर का माहौल नहीं है तो दिल्ली में ये रेवड़ी कल्चर जो है ये क्यों हो रहा है? और डर का माहौल नहीं है तो दिल्ली में तो ऐसे मुद्दे हैं सर जिस मुद्दों पर तो मतलब हमेशा से तमाम सवाल उठते रहे हैं। सड़क का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, पोल्यूशन का मुद्दा। पोल्यूशन का मुद्दा ऐसा है जिस पर तो हमेशा से ही आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में रही है। इस पर क्यों नहीं काम हो रहा है? इस मुद्दे को क्यों नहीं ऐसे उठाया जा रहा है जिसपे जनता आप पे भरोसा कर सके? सुनिए, माननीय मोदी जी कहाँ पे रहते हैं आपको पता है? घर कहाँ पे माननीय मोदी जी का? आप बता दीजिए एक बार मेरे को। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि माननीय मोदी जी का घर कहाँ पे है। माननीय इनके जो है मिनिस्टर जितने भी एमपी है उनका घर कहाँ पे है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती देश के प्रधानमंत्री होने के नाते? देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ समझौता करके क्या हरियाणा के अंदर सरकार नहीं है? देश के अंदर सबसे ज्यादा सिटी जो एनसीआर है, एनसीआर दिल्ली के बाद में आता है। क्या उसके अंदर आपने देखा कि यूपी के अंदर क्यों नहीं करते हैं? और भी कितने स्टेट्स हैं जिसके अंदर उसके लिए आपने पॉल्यूशन की बात की। क्या केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं है? आइए केंद्र सरकार के लिए आपने कहा। अच्छा सर, नरेश सर, एक जवाब मुझको आप ये दे दीजिए, एक जवाब मुझे आप ये दे दीजिए कि दिल्ली में फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों उठा? और क्या मजहब के बिना यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हो सकता है क्या सर? हम कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठाते हैं। हमारी पार्टी सर्वधर्म के लिए, हम चारों धर्म को लेकर चलते हैं, सिर्फ बिरादरियों को लेकर चलते हैं और धर्म के लिए राजनीति नहीं करते। लेकिन जो चीजें हैं, जैसे हमने कहा कि हम ग्रंथियों को देंगे या हम पंडितों को देंगे, जो हमने आज तक ये जो ढिंडोरा पीसते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो राम के नाम पे जो वोट मांगते हैं, हम कहते हैं कि हनुमान भक्त, राम भक्त हनुमान जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो डिलीवर करके दिखाएंगे और वो देंगे। क्योंकि और आपने इन्होंने कहा कि ये 10 साल के अंदर क्यों नहीं किया? किसी भी चीज के लिए आपने देखा जो हमने डिलीवर किया। कभी भी कहते हैं ना कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट होता है। कभी आपने 10th का सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद 12th का ग्रेजुएशन होती है, फिर उसके बाद आगे आप कहेंगे कि मास्टर डिग्री होती है, पीएचडी होती है। अगर किसी चीज को हमने डिलीवर कर दिया, नई चीजें तो लेके आएंगे ना। आपको एडवांस फीचर्स कैसे देने हैं कि वो चीज लाई गई ना,
अगर हम दिल्ली के अंदर कुछ लेते हैं, हमने डिलीवर किया तभी तो हम दे रहे हैं ना, आपके पास आएंगे कुछ नया लेके आएंगे तभी तो फॉर्मूले काम करेंगे ना। और देश के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों एक्सेप्ट कर रही है? भारतीय जनता पार्टी उनके अंदर नकार भी कर दे कि हम ये फॉर्मूला नहीं लेके आएंगे, हमें ये पसंद नहीं है बिल्कुल। माननीय मोदी जी गायब हैं उसके बाद में, जब इनका मैनिफेस्टो आया उसके बाद से बिल्कुल गायब हो गए, क्योंकि उनको अपने भाषण याद है जो आम आदमी पार्टी के लिए भाषण बोलते थे बड़े बड़े मंच से, क्या कहते थे कि ये रेवड़ियां हैं, रेवड़ी से देश को नुकसान हो रहा है। क्या आज भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी लेती है? मैंने तो आपको आंकड़े दिखा दिए कि हम जिम्मेवारी लेते हैं कि हम कभी लॉस नहीं दे रहे हैं अपने स्टेट को, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर नुकसान हो रहा है, उनके अंदर डिलीवर करिए। देश के अंदर आपकी सरकार है, राज्य के अंदर आपकी चलिए, सरकार है। समय का अभाव है नरेश जी, समय का अभाव है, इसके कारण मुझे आपको रोकना हो रहा है, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से लोक लुभावनी घोषणाएं तो की जा रही है, लेकिन क्या ये लोक लुभावनी घोषणाएं दिल्ली वालियों को, दिल्ली वासियों के दिल में जगह बना पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।